हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे YouTube वीडियो और YouTube चैनल दोनों जगहों पे। प्रेस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर का जो पेपर है उसका PYQ एनालिसिस और PYQ सॉल्व भी करेंगे हम लोग, और समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हमारी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे, हम कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम अवेलेबल कहाँ हैं। हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं प्रेस्टाइन क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं प्रेस्टाइन_क्लासेस के नाम से, जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफिशियल ऐप है हमारा गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ से आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कोर्सेज़ की आप एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस के PDFs वगैरह आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी हमारा 7309733765 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हम अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे और कॉल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न जहाँ तक देखा जाता है टोटल क्वेश्चंस 23 आते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं हमें 20, टू बी अटेम्प्टेड 20। माइनस मार्किंग की बात की जाए तो -1 मार्किंग होती है सही आंसर्स में से, और +4 की हमें मार्किंग मिलती है। तो मार्किंग स्कीम सेम है जैसा कि पहले की तरह था, +4 एंड -1। तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, सही सवाल अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम गलती हो। लिस्ट मिस्टेक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड है। तो पैसेज समझने का प्रयास करते हैं। पैसेज फ्रेंड्स 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है फैक्चुअल, दूसरा होता है नरेटिव और तीसरा होता है लिटरेरी। फैक्चुअल में क्या होता है, फैक्ट बेसिस पे होता है, फैक्ट्स होते हैं कुछ सारे, उसको एनालिसिस करना होता है। और लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर से पूछा गया पैसेज होता है। और तीसरा जो होता है नरेटिव होता है, उसमें नरेशन होता है, कुछ सारी चीज़ें वर्णन की गई होती हैं, उसके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो हमारा पैसेज है इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया और कौन किस तरह का ये पैसेज बनता है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है एम्मा। एम्मा एक लड़की है जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। एम्मा हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ओशन। समुद्र के बारे में, समुद्र को लेकर के एम्मा जो लड़की है, गर्ल है, वो बहुत फैसिनेटेड है, बहुत आकर्षित रहती है, उसको बहुत मज़ा आता है ओशन का नाम सुनते ही। तो पहला इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिला कि वो ओशन से जुड़ी हुई है, समुद्र से जुड़ी हुई है। समुद्र से जुड़े हुए लोग क्या होते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एज अ मरीन बायोलॉजिस्ट, वो मरीन बायोलॉजिस्ट है। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल गया। इन्फॉर्मेशन के बिना, डिटेलिंग के बिना पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते। पैसेज का डिटेलिंग होना बहुत ज़रूरी है, डिटेल आपके दिमाग में होना चाहिए। शी स्पेंट हर डेज, वो दिन लगाती है, दिन खर्च करती है स्टडिंग कोरल रीफ्स। क्या स्टडी करती है, कोरल रिफ्स के बारे में। कोरल रिफ्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, मूंगे की चट्टानें होती हैं समुद्र के नीचे, मीठे पानी में ये चट्टानें मिलती हैं आपको। तो उसका अध्ययन करने वाली मरीन बायोलॉजिस्ट है जो कोरल रीफ का अध्ययन कर रही है। एंड देयर डेलिकेट इकोसिस्टम, और कोरल रीफ के इकोसिस्टम के बारे में वो जानकारी करती है एज अ मरीन बायोलॉजिस्ट के तौर पे। हर लेटेस्ट रिसर्च टुक हर टू द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के पास है ये, ओसेनिया में। तो यहाँ पे आपको वो अध्ययन कर रही है, मरीन बायोलॉजिस्ट है और वो अध्ययन कर रही है। वेयर शी एंड हर टीम, वो अपनी टीम के साथ में है। वर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन लाइफ, वो स्टडी कर रही है कि मरीन लाइफ पर, मरीन लाइफ मतलब क्या होता है, मरीन लाइफ मतलब ओशन, अंडर ओशन जो लाइफ इकोसिस्टम चल रहा है उसको मरीन लाइफ कहते हैं। मरीन का मतलब होता है ओशन, अंडर द ओशन, तो उसको मरीन बोलते हैं। मरीन से ही मरीन कमांडोज बनते हैं, आपने सुना होगा मरीन कमांडोज। तो मरीन लाइफ के बारे में वो क्या कर रही है, अध्ययन कर रही है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में, जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में वो अध्ययन कर रही है, मरीन बायोलॉजिस्ट है।
तो पहले पैसेज के पहले हिस्से में हमें इतनी जानकारियाँ मिल गई। अगले इन्फॉर्मेशंस के लिए हम चलते हैं अगले पैसेज के अगले हिस्से की तरफ। वन मॉर्निंग एज एम्मा डाइव्ड, उसने गोता लगाया इनटू द क्रिस्टल क्लियर वाटर, साफ पानी है उसमें गोता लगाया। शी नोटिस्ड समथिंग अलार्मिंग, कुछ ऐसा है जो उसके दिमाग को अलार्म कर रहा है, कुछ ऐसा है जो चेतावनी भरा हुआ है, ऐसा उसको दिखा। क्या दिखा? सेवरल सेक्शंस ऑफ कोरल हैड टर्न्ड कंप्लीटली वाइट, कुछ मतलब कोरल का जो रीफ था वो क्या कहते हैं, मूंगे की जो चट्टानें थी वो कई जगह से सफ़ेद हो चुका है। मतलब मूंगे का बहुत बड़ा हिस्सा जो था चट्टान का वो सफ़ेद हो चुका है, वाइट हो चुका है। क्यों? रस्ट लग गया उस पर। रस्ट समझते होंगे आप। रस्ट एक तरह का मतलब जैसे रस्ट लगता है चाकू पे, जंग जिसको बोलते हैं वो। कोरल ब्लीचिंग वॉज स्प्रेडिंग फास्टर, ये एक टर्म है कोरल ब्लीचिंग, जो रस्ट लगता है उसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। स्प्रेडिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद किया जाता है उससे ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग बढ़ रहा है। टेकिंग आउट हर वाटर प्रूफ टैबलेट, उसने अपना टैब निकाला। शी रिकॉर्डेड द वाटर टेम्परेचर एंड पीएच लेवल्स। पीएच एक लेवल होता है, मान होता है पानी का, जो पानी कोई भी पानी हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे यूज़ वाटर हो, कोई भी पानी होता है उसका एक पीएच लेवल होता है, उसमें घुले हुए हाइड्रोजन की मात्रा पीएच लेवल से नापी जाती है। और समुद्र के पानी का, वाटर का टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। ये दोनों उसने नापा। कन्फर्मिंग हर फियर्स, उसको जिस बात का डर था, द राइजिंग सी टेम्परेचर, उसको डर लग रहा था कि कहीं समुद्र का टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं रहा, और ये कन्फर्म हो गया। वर इंडेंजरिंग द रीफ, जिससे रीफ को खतरा था। रीफ मतलब एक बड़ी सी चट्टान होती है, मूंगे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे चट्टान बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ, ठीक है। डिटरमाइंड टू फाइंड सॉल्यूशंस, अब वो दिमाग से बना ली कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। बायोलॉजिस्ट है, ईमानदार लड़की है। एम्मा वर्कड टायरलेसली, वो बिना थके हुए मेहनत कर रही है इन द लैब, एनालाइजिंग हर डेटा एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट के साथ मिल करके भी वो क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन जुटाने का प्रयास कर रही है कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इस कोरल रीफ को बचाया जा सके, कोरल रीफ को बचाया जा सके। चलिए, इतने इन्फॉर्मेशन हमको दूसरे हिस्से में मिल गए पैसेज के। तीसरा हिस्सा हमारा क्या कहता है? दे डिस्कवर्ड दैट सम कोरल स्पीसीज, they discovered that some coral species were more resistant to heat, मतलब वो टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। एंड बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विथ वेज टू हेल्प वीगर कोरल अडेप्ट, जिससे अब वो क्या हो रहा है, उसने ऐसा डिस्कवर किया कि वो टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसने खोजा कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे ये कमज़ोर जो कोरल हैं इनको मदद मिल सके कि वो टेम्परेचर को आसानी से अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। देयर एफर्ट्स ऑफर्ड अ ग्लीमर ऑफ होप, उन्होंने जो प्रयास किया उससे उम्मीद की एक किरण तो दिखी जरूर। बट एम्मा न्यू दैट रियल चेंज रिक्वायर्ड ग्लोबल एक्शन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिला कि वो जानती थी कि ये छोटे प्रयासों से नहीं है, ये पूरे विश्व के वैश्विक प्रयासों से ही संभव है कि इस कोरल रीफ को बचाया जा सकेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। एज शी लुक्ड आउट द वास्ट ओशन, जब वो पूरे समुद्र की बात करती है, मरीन लाइफ की बात करती है, शी फेल्ट अ मिक्स ऑफ अर्जेंसी एंड होप, उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़रूरी है उम्मीद के साथ कि ये हो भी सकता है, ये हो सकता है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो एमा प्रयास कर रही थी वो हो सकता है, बट इसको करने की अभी ज़रूरत है, इसके लिए देर नहीं की जा सकती, देर पहले से हो चुका है। द रीफ्स फ्यूचर डिपेंडेड नॉट ओनली ऑन साइंटिफिक इंटरवेंशन, केवल वैज्ञानिक प्रयासों से ही रीफ का फ्यूचर नहीं है, रीफ का फ्यूचर बचाने के लिए ऑन पीपल्स मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस भी लोगों को करने पड़ेंगे, कुछ अदर चॉइसेस करने पड़ेंगे, उनको समुद्र को बचाने की मुहिम लोगों के द्वारा करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा होगा। शी प्रोमिस्ड हरसेल्फ, उसने खुद से प्रॉमिस किया दैट शी वुड कंटिन्यू फाइटिंग फॉर द ओशन,
वो लगातार ओशन के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द चैलेंज। इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसके जीवन में कि कितना परेशानी भरा या कितना चुनौतियों भरा ये प्रयास हो सकता है, लेकिन वो करती रहेगी। अब ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल गया इस पैसेज के सारे हिस्सों से, ठीक है। अब हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो आ रहा है, हाउ डिड एमा फील एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के अंत होने पर एमा को क्या फील होता है। तो एमा को क्या फील होता है भाई, शी प्रोमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड कंटिन्यू फाइटिंग फॉर द ओशन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द चैलेंज, अ मिक्स ऑफ अर्जेंसी एंड होप, मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस, ठीक है, ग्लीमर ऑफ होप। इतनी सारी चीज़ें उसको मिली, देखने को मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, क्या वो पहला ऑप्शन है कंप्लीटली डिस्करेज्ड एंड रेडी टू क्विट, क्या वो हतोत्साहित हो गई, क्या उसका उत्साह खत्म हो गया और वो छोड़ने को हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा। कॉन्फिडेंट दैट द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, क्या उसको पूरा विश्वास हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं था। क्या था फिर, इनडिफरेंट टू द सिचुएशन, क्या वो अपने सिचुएशन जो सिचुएशन था उससे अपने आप को अलग पाई। नहीं, ये भी नहीं था। तो अब क्या ऑप्शन बचता है, होपफुल, शी वॉज होपफुल बट अवेयर ऑफ द चैलेंजेस अहीड, वो उम्मीद में थी, अर्जेंसी थी, होप में थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि चैलेंजेस आगे हैं। डिफिकल्ट द चैलेंज, हाउ डिफिकल्ट द चैलेंज एंड फाइटिंग फॉर द ओशन, वो था शी वुड कंटिन्यू, प्रोमिस्ड हर, यानी वो जुड़ी रहेगी, करती रहेगी, ग्लीमर ऑफ होप के साथ। इसलिए जब इतने इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। ये मैं थोड़ा समय लगा के आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, और आपको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डिड एमा कंक्लूड वाज नेसेसरी टू सेव द रीफ। एमा जब पूरा रिसर्च कर ली तो उसको क्या समझ में आया, क्या कंक्लूजन आया, क्या जरूरी था। मोर मरीन टूरिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री व्यवसाय या समुद्री टूरिज्म बढ़ाना था। नहीं भाई, ये भी नहीं था। ग्लोबल एक्शन एंड सस्टेनेबल चॉइसेस, ग्लोबल एक्शन एंड सस्टेनेबल चॉइसेस, ये जरूरी था। ग्लोबल एक्शन, लोगों के द्वारा ग्लोबल एक्शन हो और सस्टेनेबल चॉइसेस हो, ये पैसेज में हम लोग को देखने को मिला था। स्टॉपिंग ऑल ओशन एक्सप्लोरेशन, क्या समुद्र की जानकारियाँ जुटाना बंद कर दी जाए। नहीं, ये भी नहीं था। ठीक है, रीलोकेटिंग द कोरल रीफ टू कोल्डर वाटर्स, लोकेट करना, फिर से किसी और जगह पे लेके जाना कोरल रीफ को, तो पैसेज में ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन इसमें का दिख रहा है, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज। व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 3 टेल्स, ये टेल व्हाट इज एमा's प्रोफेशन। अब ये पूछ रहा है कि एमा का प्रोफेशन क्या है, एमा क्या काम करती है। तो क्या वो ओशेनोग्राफर है, ओशेनोग्राफर में ओशन का अध्ययन करने वाला, ओशन का अध्ययन नहीं करती है वो, ओशन का अध्ययन मतलब बाहर से, दैट इज नॉट। एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, क्या वो पत्रकार है, एनवायरमेंट के बारे में अध्ययन करती है, वो पत्रकारिता करती है, नहीं। डीप सी डाइवर, क्या समुद्र में गहरे गोताखोर है, नहीं, ये भी नहीं है। मरीन बायोलॉजिस्ट है, पहले ही पैसेज के पहले हिस्से में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गया था, शी वाज अ मरीन बायोलॉजिस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। When we come to the option number 4, Emma's research in collaboration with other scientists led her to discover that, जब अदर साइंटिस्ट के साथ वो कोलेबोरेट करके, जुड़ करके जब वो स्टडी कर रही थी तो उसे क्या मिला, क्या पाई वो। सम कोरल स्पीसीज वर रेसिस्टेंट टू हीट, कुछ कोरल के प्रजातियां ऐसी थी जो रेसिस्टेंट थी हीट की, वो हीट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। सही बात है, ये इन्फॉर्मेशन था हम लोग के पास। द बैरियर रीफ वॉज रिकवरिंग नेचुरली, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। पॉल्यूशन वॉज द ओनली कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन है, पॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था। कोरल रीफ्स वर अनअफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज से अनअफेक्टेड थे, नहीं भाई ऐसा नहीं था, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन, 3 गलत इन्फॉर्मेशन हैं इसमें, एक सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि इसमें पैसेज में था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 is the right one for the question number 4.
अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा पैसेज बेस्ड। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा पैसेज बेस्ड नहीं है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है समझते हैं इसको। रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन ये पोर्शन था, ये था। इस पोर्शन को यहाँ से इन चारों ऑप्शंस में से क्या करना है, रिप्लेस करना है आपको। तो रिप्लेस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये क्या कह रहा है, क्या व्हाट द पोर्शन टेल्स विथ अ व्यू टू इनरिच हिज नॉलेज, अपने नॉलेज को अच्छा करने के लिए। तो जब ये सेंटेंस आप समझना है, ये ग्रामेटिकल रूल भी थोड़ा सा फॉलो होगा इसमें, विथ अ व्यू टू, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनरिचिंग, इनरिचिंग का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि जीरंड आता है टू के साथ, आपको जीरंड का प्रयोग होता है। टू हैव नहीं लगेगा यहाँ पे, इनरिच्ड, ऑफ इनरिचिंग भी नहीं लगेगा, व्यू टू इनरिच नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि टू के साथ वर्ब में आईएनजी यानी जीरंड का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब ये एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। कई लोग कहते हैं सर एक्टिव पैसिव आता नहीं है या आता है तो कम आता है, तैयारी क्यों करें। नहीं भाई, तैयारी मत छोड़िए। किसी भी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सब और टफ हो रहे हैं, मोर डिफिकल्ट आर द क्वेश्चंस नाउ, और आपको समझना है कि हर सेक्शन से आपको स्टडी करना है। एक्टिव फॉर्म पूछा है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म पूछा है, ये क्या है, पैसिव में है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब ये कल हम लोगों की क्लास चली थी जिसमें एक्टिव पैसिव हम लोगों ने अपने ऐप पे पढ़ाया हुआ था कि जब इट इज से स्टार्ट करते हैं पैसिव तो हमारा एक जनरल सेंस हो जाता है, डमी इट का प्रयोग होता है ये। तो अब ये इसको कैसे बनाते हैं, इट इज सेड दैट ही इज रिलेटेड, हमारा सब्जेक्ट इसी से स्टार्ट हो जाता है, ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब जो भी सेंटेंस हमारा होगा एक्टिव का, यहाँ से स्टार्ट होगा, ही से स्टार्ट होगा। अब ही के लिए स्टार्टिंग हमारा कहाँ से, कौन सा सेंटेंस है हमारा, क्या ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग है ही से, नहीं। क्या ये वाला ही से स्टार्टिंग है, नहीं। ये वाला हमारा ही से स्टार्टिंग बन रहा है, ये वाला भी हमारा ही से स्टार्टिंग नहीं बन रहा है, और ये वाला सेंटेंस ही से स्टार्टिंग बन रहा है, ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। ये हमारा है जरूर, लेकिन ये बनेगा नहीं, ये आपको नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए कैसे बनेगा। ये तीनों सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, और जब हमें इट का प्रयोग तब करना होता है जब जनरल सेंस की बात होती है। जनरल सेंस मतलब जब सब लोग बोलने लगेंगे, ठीक है। और आपको देखना है कि टेंस भी कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का टेंस है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। आपके पास क्या है, प्रेजेंट का एक भी है, दो भी है, मतलब दोनों प्रेजेंट में है। लेकिन आपको देखना है जनरल सेंस में किसकी बात हो रही है। जनरल सेंस में क्या बात हो रही है, दे से दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। सब लोग मिल करके क्या बोल रहे हैं, ही इज रिलेटेड टू द सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड। तो अब इसको हमको कैसे बनाना, इट इज सेड दैट, कई लोगों के द्वारा कहा गया है। जब कई लोगों के द्वारा बात कही जाती है तो जनरल सेंस में हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज से स्टार्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने स्टडी किया होता है। इट इज सेड दैट ही इज रिलेटेड टू अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड, दे से दैट ही इज। अब ये भी आपका प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द सुटेबल सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर द वर्ड ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब समझना है कि ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है। आप सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम्स तो आते हैं, लेकिन ये सब वोकेबलरी का ही सेक्शन होते हैं, वोकेबलरी को अलग नहीं रखा जाता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया गया है ताकि आपको एक क्लास पता चल सके कि वोकेबलरी में भी कौन से सेक्शन से आया हुआ है। तो सिनोनिम से आया हुआ है। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है देश निकाला कह लीजिए, या कहते हैं किसी राज्य से किसी को बाहर कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज। तो ऑस्ट्रासाइज का अब यहाँ पे सिनोनिम क्या हो सकता है। एडजस्ट का मतलब होता है व्यवस्था करना, अब व्यवस्थित करना किसी चीज़ को। इमर्ज का मतलब होता है निकल के सामने आना, कोई चीज़ कहीं से निकल के सामने आ गई, उभर कर सामने आ गई, उभरना, दैट इज इमर्ज होता है यहाँ पे। टॉपल का मतलब होता है गिर जाना,
टॉपल मतलब गिर जाना, कहीं एक तरफ लुढ़क गया, दैट इज कॉल्ड टॉपल। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, अलग कर देना, बाहर निकाल देना। ऑस्ट्रासाइज का भी मतलब वही होता है, बाहर निकाल देना, कहीं पे किसी जगह से किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूड। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होता है, 2 सही होता है। तो आपको वोकैबुलरी पे काम करना है बहुत अच्छे से, वोकैबुलरी पे काम करेंगे तभी काम अच्छा चलेगा। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। देखिए बहुत अच्छी बुक है भाई, ये जिन राइटर के द्वारा लिखी गई है वो एक स्कूल में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पे एक बच्चा उनको मिल गया जिसने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे उनसे, और उस बच्चे से इंस्पायर होकर के उन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये कोई और नहीं थे, हम लोगों के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। यानी ये बुक किसकी है, इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की है। तो आप यहाँ पे टिक लगाइए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, बट सही ऑप्शंस वही है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, तो जो दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। द चेयरमैन सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। अभी हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेस्टाइन क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उस पर जाएंगे। अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नरेशन की, तो नरेशन के बारे में डिटेल स्टडी करना हो तो आपका वेलकम है। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने अपने कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। पहला ऑप्शन है द चेयरमैन सेड इट गिव्स हिम ग्रेटेस्ट प्लेजर टू बी देयर। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी चुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा विकल्प सही होगा। देयर इवनिंग, ठीक है, देयर इवनिंग, देयर दैट इवनिंग ये दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट प्लेजर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेजर है, इस वाले सेंटेंस में ग्रेट प्लेजर है। नरेशन में बस एक ही काम करते हैं, ज़्यादातर टाइम का चेंज होता है, टाइम चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा है ये पास्ट का टेंस है। कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है, पास्ट। तो अगर पास्ट दिया हुआ है, और पास्ट भी कौन सा है, इंडिफिनिट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट दिया हुआ है नरेशन में इनडायरेक्ट में, तो वो डायरेक्ट में क्या रहा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहा होगा। तो अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा है। क्या ये वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट है, नहीं, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। क्या ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही प्रेजेंट इंडिफिनिट का बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 बचा हुआ है, ग्रेट प्लेजर है। और दिस इवनिंग को हम लोग किस में बदलते हैं, दैट इवनिंग में बदलते हैं। दिस इवनिंग को किस में बदलते हैं, दैट इवनिंग में बदलते हैं। दिस को किस में बदल देते हैं, दैट में। ये आप ध्यान रखिएगा, दिस को बदलते हैं दैट में, दिस को बदलते हैं दैट में, तो दैट ये बदला हुआ है। हेयर को बदलते हैं जब नरेशन करते हैं तो देयर में बदल देते हैं। देयर स्पेलिंग आपका अंतर होगा, THERE, यहाँ पे THEIR लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इसका डायरेक्ट स्पीच जो होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये क्या कर रहा है, थ्रू द कमेटी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड, थ्रू नहीं है, दो द कमेटी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट इट हैज़ इशूड द फाइनल रिपोर्ट। अब ये जो सेंटेंस देता है, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहला तो हमारा ध्यान देना होता है टाइम ऑफ द सेंटेंस। तो टाइम ऑफ द सेंटेंस क्या है, इट हैज़ इशूड। प्रेजेंट का है परफेक्ट, मतलब टाइम जो है प्रेजेंट से बाहर निकल चुका है, परफेक्ट हो चुका है, उसके टाइम में एंड सेशन आ रहा है। टाइम का एक चरण होता है, स्टेप होता है, वो प्रेजेंट तो इंडेफिनिट होता है, फिर कंटिन्यूस होता है, फिर परफेक्ट होता है। ये 3rd स्टेप में पहुंच चुका है। अगर ये 3rd स्टेप में है तो बात हमेशा पास्ट की हो रही होगी। तो पास्ट की हो रही होगी, तो हमारे पास पास्ट के लिए यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे पास्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर दूसरा वाक्य का दूसरा हिस्सा परफेक्ट में चला गया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी बात जो पहली बात हुई होगी वो पास्ट की हुई होगी, ये आप नॉर्मली मान के चलिए। दो द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट इट हैज़ इशूड द फाइनल रिपोर्ट। कमेटी पहले से डिवाइडेड थी, अब उसने क्या कर दिया है, इशू कर दिया है। तो इज अगर रहता है यहाँ पे
तो यहाँ पे भी हैज़ नहीं होता है। इज़ मतलब प्रेजेंट है, तुरंत का तुरंत है, और ये तुरंत की बात नहीं हो रही है, ये समय बीत चुका है, काम खत्म हुए जब समय बीत जाता है हैज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। हैव का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि हैव डिवाइडेड मतलब हो चुकी है, ये भी प्रेजेंट में ही था, दोनों टेंस अलग अलग हो जाता। आर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास बचा क्या, वाज, पास्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हमारा थर्ड सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, और हम वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम लोग उपलब्ध हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 7309733765 पे 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा हम क्या दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। ये लाइव क्लासेस कहाँ मिलती हैं, आपको ऐप पे मिल जाएंगी। हमारी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके प्रिस्टाइन क्लासेस सर्च करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ लाइव सेशंस मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा हम क्या दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स तक आपके वैलिड होंगी। उसके अलावा क्लास नोट्स देते हैं हम लोग। उसके अलावा हमने डाउट सेशंस रखा हुआ है जो कि एड ऑन है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। टेस्ट सीरीज़ और प्रॉपर गाइडेंस भी हम उपलब्ध करवाते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से ऐप है हमारी। उसके अलावा जो हमारे कोर्सेज़ की बात की जाए, एनसीईटी के सारे कोर्सेज़ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आईटीईपी के सारे कोर्सेज़ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कोर्स प्राइस की बात की जाए तो कोर्स प्राइस हमारा सिर्फ 3500 रुपये है, यानी 3500 हमने रखा हुआ है। लेकिन अभी 30% के भारी डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको 2450 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। तो इसलिए देर नहीं करते हुए आप तुरंत जाएँ और तुरंत जा करके इस कोर्स को परचेस करें, परचेस करके एक्सेस लें और अपने क्लास को कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को उड़ान दें। तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन देना था हमें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वेयर शुड अ सब्सक्रिप्शन बी रिटेन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी लेटर राइटिंग से भी क्वेश्चन आ रखे हुए हैं। ये शिफ्ट 2 है 2025 का, 2025 ईयर का शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और आपका लिटरेचर का है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है, लेटर राइटिंग में सब्सक्रिप्शन कहाँ होता है, यही पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है बिफोर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर द डेट। सब्सक्रिप्शन होता क्या भाई, सब्सक्रिप्शन जब लेटर एंड कर लेते हैं तो जो लास्ट उसके बाद जो लाइन होती है उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और सिग्नेचर से पहले होता है, जैसे योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से पहले नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर यानी टॉप राइट कॉर्नर का मतलब हुआ यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ नहीं लिखा जाता, लेटर में लास्ट में लिखा जाता है, ये भी ऑप्शन है। बिफोर द डेट नहीं ऑप्शन है। आफ्टर द कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूडिंग लाइन मतलब जो आपने लेटर में जो लास्ट लाइन लिखा है, कंक्लूडिंग लाइन लिखा है, जो आप मैटर बता रहे हैं उसके बाद आपको लिखना है बिफोर द सिग्नेचर, सिग्नेचर करने से पहले लिखना है, यानी ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यानी बीच में आपको नहीं लिखना होता। बिफोर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं, बिल्कुल यहाँ पे भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लिखना होता है, सब्सक्रिप्शन आपको लिखना होता है कंक्लूडिंग लाइन से ठीक बाद, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन गिवन हियर, नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये टेंस से पूछा हुआ है, टेंस में आपको करेक्ट आपको क्या लगाना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब आप इसको टेंस में भी रख सकते हैं, प्रीपोजिशन में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि इससे टेंस का पता चलेगा। बहरहाल प्रीपोजिशन आपको पता करना है। यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन के ऑप्शन दिए हैं, सिंस, फ्रॉम, फॉर एंड ओवर। सारों का, सभी लोगों का, सभी प्रीपोजिशंस का अलग अलग इस्तेमाल है, बट यहाँ पे हमें जो टाइम दिया हुआ है वो 4 डेज दिया हुआ है, दैट इज इनडेफिनिट टाइम। और इनडेफिनिट टाइम के लिए जब हम हैव बीन लुकिंग इस वाले टेंस में, या बीन लुकिंग वाले, या बीन वर्ब की आईएनजी वाले फॉर्म में जब टेंस में हम काम करते हैं, तो हम 2 प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, फॉर और सिंस।
सिंस यूज होता है फिक्स टाइम के लिए, दैट इज नॉट हियर, यहाँ फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। 4 डेज, कोई भी 4 डेज हो सकते हैं किसी भी 4 दिन से। तो जब अनफिक्स टाइम होता है तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा फॉर। इसलिए हमारे पास द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा स्टडी करेंगे आप तो पता चल जाएगा कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं कब, और ये तो टेंस में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What is the question number 13? Choose the most appropriate word. Most appropriate word from the options provided, which means a serious drama with a sorrowful or a disastrous conclusion. One word substitution से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इस वाले फ्रेज के लिए आप इसमें से, इन चारों में से कौन सा वाला टर्म यूज करेंगे। अब ये कह रहा है कि एक ड्रामा है जो सीरियस मैटर पे है, विथ अ सोरोफुल, दुख से भरा हुआ है, और डिजास्टरस मतलब बहुत सारी विपदाएं आई हैं, इन द कंक्लूजन मतलब अंत में, मतलब वो ड्रामा अंत होते होते इतनी विपदा, इतनी मतलब आपत्तियों को, विपत्तियों को लेकर के आता है, तो ऐसे ड्रामा को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। कॉमेडी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉमेडी का मतलब होता है हंसोड़, खिलखिलाहट, मजाकिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोरोफुल बोल रहा है, तो सोरोफुल और मजाकिया तो आता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कॉमेडी इज नॉट द आंसर हियर। सॉलिलॉकी क्या होता है, सॉलिलॉकी कोई भी हिस्सा होता है। सॉलिलॉकी एक ऐसा व्यक्ति है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो ही बोल रहा है, कोई और दूसरा नहीं है, तो सॉलिलॉकी भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। सिम्फनी क्या होता है, सिम्फनी इज अ पीस ऑफ आर्ट वेयर हमें हार्मोनी मिलती है, शांति मिलती है, मज़ा आता है, म्यूज़िक का पीस होता है ये आमतौर पे, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। जब आनंद आ रहा है तो आपको दुख कहाँ है, डिजास्टरस कहाँ है वो। अब आता है ऑप्शन क्या, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज द मीन वेयर द कंक्लूजन मीट्स द सोरो एंड द डिजास्टर, जहाँ पे एंड जो होता है ड्रामा का या जो पीस ऑफ आर्ट है उसका एंड जो होगा वो सोरोफुल होगा और डिजास्टरस होगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वेयर द ट्रेजेडी इज द ऑप्शन। एग्जाम्पल्स इसमें आप देख सकते हैं, हैमलेट है, ओथेलो है, ट्रेजेडी आता है। कॉमेडी में आप देख सकते हैं तो आपका कॉमेडी, हैमलेट में कॉमेडी है, टू बी और नॉट टू बी ऐसा हो सकता है कॉमेडी, या आप ये कॉमेडी को आप सही कॉमेडी कर सकते हैं, 12th नाइट शेक्सपियर की है। सिम्फनी आपका है बीथोवन सिम्फनी, बीथोवन 5th सिम्फनी, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ट्रेजेडी में आपका ओथेलो, हैमलेट आता है, बिल्कुल आता है, उसमें बहुत सारा, ओथेलो पे तो आपकी मूवी बनी है, हैमलेट पे भी मूवी बनी है, आप जाके देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा मूवीज़ के चक्कर मत पड़ना, लिटरेचर पढ़ो आप, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चंस, व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अ पर्सन हु एग्जिबिट्स करेज, फियरलेसनेस एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर और डिफिकल्टीज इज डिफाइंड एज, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसको। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है, जो शो करता है क्या, करेज, जो जिसके अंदर क्या है, वीरता है, फियरलेसनेस डर नहीं है, जो निडर है, एंड नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर, जो खतरों से डरता भी नहीं है, डिफिकल्टीज से भी नहीं डरता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑप्शन वो भरना है, इनकॉरिजिबल, इर्कसम, इंट्रेपिड, इरेसिस्टिबल। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, तो सबसे पहले हमको समझना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, करेक्ट। करेक्ट का मतलब गलती पे गलती किया जा रहा है और वो सही होने का नाम नहीं ले रहा, तो इनकॉरिजिबल, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इर्कसम क्या है, परेशानी भरा, परेशान करके रखा हुआ है भाई, ये मतलब ये झगड़े का घर हो गया है, परेशान करके रखा है, दैट इज कॉल्ड इर्कसम, ये भी ऑप्शन नहीं है। इररेसिस्टिबल, आप जिसको मना नहीं कर सकते, इतना आकर्षक है, इतना बेहतरीन है, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर मैं देखता रहा, कुछ इस तरह का मतलब वो है कि मतलब वो कुछ भी तारीफ कर दी जाए और वो पड़ा हुआ है, दैट इज इररेसिस्टिबल, मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते, वो कुछ भी कैसे भी आ गया सामने, आप उसको मना नहीं कर सकते, दैट इज, यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं है। अब हमारे पास एक ये ऑप्शन बचा है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब ही यही होता है जो करेज, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त करेज है,
बहुत ज़्यादा फेयरलेसनेस है, जो डिफ़िकल्टी से घबराता नहीं है, इंट्रेपिड कहलाता है। ये शब्द आपको मिल जाएगा अ फेलो ट्रेवलर में, एजी गार्डिनर का फेलो ट्रेवलर। अ फेलो ट्रेवलर एक चैप्टर है, आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया इंटरप्रेट का। एक मॉस्किटो है दैट इज इंटरप्रेट, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव आया यहाँ पे, पैसिव चुनना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, एवरीवन हैड वार्न्ड मी अबाउट द वेदर बिफोर आई वेंट टू स्कॉटलैंड। अब ये आपका बिफोर के साथ एक दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है भी तो ये आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब आपका मेन सेंटेंस जो हो गया यही है आपका, इसको आप बनाएंगे। एवरीवन अगर आता है तो इसको जनरल सेंस में लेते हैं, बाई एवरीवन नहीं लगाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो बाई एवरीवन का आपका प्रयोग देख लीजिए, बाई एवरीवन का ये है, तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिफोर आई वॉज इन स्कॉटलैंड वॉज ऑलरेडी वार्न्ड अबाउट द वेदर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड क्लॉज आप पहले ला दिए। आई वॉज ऑलरेडी वार्न्ड, ऑलरेडी वार्न्ड कहाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे है ही नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। I was warned about the weather before I went to Scotland and I had been warned about the weather before I went to Scotland। ये दो क्वेश्चंस हैं, अब ये समझना है कि दो क्वेश्चन में से कौन सा आएगा। हैड है यहाँ पे, क्या हुआ है, हैड है, तो हैड है तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा। पैसिव में हैड के साथ हैड बीन का यूज करते हैं। हैड बीन हमारा यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आपको अंडरस्टूड करना है। अगर आपको ये पैसिव से आपको समझ नहीं आते तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक हिंट है कि आप ऐप पे जाकर के हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। वहाँ क्लासेस चल रही हैं हमारी एक्टिव पैसिव की, तो आप एक्टिव पैसिव की क्लासेस को देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से गैदर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग पकड़ना है। वोकैबुलरी सेक्शन से ये वॉकअप सेक्शन आपको अपने से खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे 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 नियर टू द परफेक्ट पहुंच जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस करेक्ट, नॉट करेक्ट स्पेलिंग। साइमल्टेनियस, डबल टी ही इज हियर, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। एक ही आंसर यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, दैट इज साइमल्टेनियस। एक समय में जब कोई चीज़ें 2, 3, 4 चीज़ें एक साथ होती हैं, एक समय में होती हैं, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। एक ही समय पर, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे सही ऑप्शन आपको भर देना है। अब ये पूछ क्या रहा, अ प्लेस वेयर क्रॉनिकली इल पेशेंट्स रिकपरेट इज कॉल्ड। जहाँ पे क्रॉनिकली इल पेशेंट मतलब गंभीर रूप से बीमार पेशेंट को रखा जाता है और उनके साथ मतलब उनका उपचार किया जाता है, व्हाट इज़ द प्लेस कॉल्ड, वो जगह क्या कहलाती है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन चारों में से कोई एक सही विकल्प, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं, कोई सही विकल्प ही यहाँ पे आपको भरना है और वो करना है। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से ही आता है, बट कई बार इसको लोग फिलर भी बोलते हैं, फिलर्स। ठीक है, फिलर भी बोलते हैं। तो फिलर हो चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, हमको इस फ्रेज के लिए एक शब्द चुनना है। तो पहला ऑप्शन है सोलारियम। सोलारियम क्या होता है, सोलारियम इज द हाउस वेयर सोलर कम्स एंड द प्लांट्स, वहाँ पे प्लांट्स को क्या किया जाता है, क्रॉप किया जाता है, प्लांट्स को उपजाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सोलारियम। सोलर का एंट्रेंस, सोलर का जहाँ एंट्रेंस होता है जिस घर में, दैट इज कॉल्ड सोलारियम। एक्वेरियम क्या होता है, इससे तो सब लोग भली भांति जानकारी है आप लोगों को कि एक्वेरियम क्या होता है। एक्वेरियम वेयर द फिश लिव, जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, मछलियों के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। पोडियम, व्हाट इज द पोडियम, पोडियम इज द
एक ऐसा आइटम होता है कॉलेजेस में जहाँ पे खड़े होकर लेक्चर्स दिए जाते हैं, एलिवेटेड पोडियम, एलिवेटेड वो क्राफ्टेड आइटम होता है जहाँ पे खड़े होकर लोग लेक्चर देते हैं, कॉलेजेस में होता है, सेमिनार्स में होता है, दैट इज़ कॉल्ड पोडियम। आपने देखा होगा, पोडियम पे खड़े होकर लेक्चर उन्होंने सुनाया। लकड़ी का बना होता है, लोहे का बना होता है, इतनी हाइट का होता है, पोडियम होता है उसे। अब आता है मेरे पास सैनिटोरियम। ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन में सैनाटोरियम होता है। ये एक जगह होता है जहाँ पे क्रॉनिकली इल पेशेंट्स को रखा जाता है, उनका उपचार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैनाटोरियम। दो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये वोकैबुलरी भी आप देख सकते हैं, वोकैबुलरी में जाकर आप पढ़ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, फिलर के तौर पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इट टेल्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लेटर हेड। फिर से आ गया लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आपका, लेटर हेड क्या कहता है। जब आप लेटर हेड की बात करते हैं तो लेटर हेड कहता है क्या? लेटर हेड एक पेपर होता है, पीस ऑफ पेपर वेयर हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख करके किसी को कहीं तक पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटर हेड। तो लेटर हेड करता क्या है, इन अ फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर का हिस्सा होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लेटर हेड में होता क्या है, लेटर हेड में बेसिकली कुछ नहीं होता, मेन चीज़ क्या होता है उसमें, इन्फॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था का एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, कॉन्टैक्ट होता है और उस पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होता है, वही इन्फॉर्मेशन लेटर हेड कहलाता है, उसी को लेटर हेड बोलते हैं। डॉक्टर का लेटर हेड देखा होगा आपने, जिस पे वो पर्ची बना के देते हैं, वो होता है। किसी इंस्टीट्यूशन का लेटर हेड होता है। तो इस तरह वो जो पेपर होता है दैट इज़ कॉल्ड लेटर हेड। उसमें देखेंगे आप पूरा सादा होता है, पूरा ब्लैंक होता है और उस पर केवल एड्रेसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, यही होता है। इट इज़ यूज एज अ डेकोरेटिव बॉर्डर, नहीं भाई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इन इंक्लूड सेंडर्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही ऑप्शन। इट इंडिकेट्स द अर्जेंसी ऑफ द लेटर, नो। इट शोकेसेस द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द सेंटर, नो। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या निकला, ये निकला ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, पढ़ना है आपको, और पढ़ने के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस प्रिस्टाइन क्लासेस पे आप सभी का वेलकम है। अगर आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी लेनी है, प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, विजिट कर लीजिए। उस पर कुछ हमारे डेमो क्लासेस भी हैं और कुछ रनिंग क्लासेस भी चल रही हैं, जिनमें आप जाकर के कोर्सेज को हमारे एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, चूज अ सुटेबल एंटोनिम। एंटोनिम आ गया भैया आपका यहाँ पे, एंटोनिम विलोमार्थक, विपरीतार्थक, रिसाइंड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रिसाइंड का एंटोनिम, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रिवोक, डेलीकेट, रिनाउंस एंड डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है हटा देना, रिनाउंस मतलब होता है इसको भी इरिडिकेट ही कर देना, रिवोक का मतलब भी होता है रोक देना या किसी चीज़ को मना कर देना या हटा देना, रिसाइंड का मतलब भी वही होता है। तो ये तीनों क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं इसके, किसके, रिसाइंड के। तीनों का मतलब होता है, एक यही ऑप्शन है जो कि इससे मैच नहीं करता, सिनोनिम नहीं है। ये एंटोनिम भी एक्चुअल में एंटोनिम नहीं है। डेलीगेट का मतलब होता है किसी को असाइन कर देना, काम दे देना, जो कि रिसाइंड का नहीं है, एकदम एक्चुअल एंटोनिम नहीं है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कोई नहीं बनता तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द डेलीगेट, और डेलीगेट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 विच इज आस्किंग फॉर द एंटोनिम फॉर द वर्ड रिसाइंड। तो रिसाइंड वर्ड का जो है वो एंटोनिम क्या है, डेलीगेट है। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म। नरेशन आ गया, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, शी सेड, ये है पास्ट में, वी वॉन्ट ईट इट नाउ बट वी मे हैव इट फॉर लंच टुमारो। अब जब हम करते हैं नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमको ध्यान रखना होता है, टाइम चेंज होता है। कब, जब रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा क्या होता है, पास्ट में होता है। तो ये पास्ट में ऑलरेडी है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, टेंस और टाइम दोनों। टुमारो को हम लोग बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे ये होता है। अब द नेक्स्ट डे कौन कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, एक तो हमारा यहाँ पे है द नेक्स्ट डे, दूसरा हमारा कहाँ पे है, द फॉलोइंग डे, ये भी है, ठीक है, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, एंड टुमारो आया हुआ है, इट नाउ आया हुआ है। बाकी ये ऑप्शंस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन्हीं दो में से अब निकल कर कोई एक ऑप्शन समय सही आएगा। मे को चेंज करते हैं किसमें, माइट में,
किस में चेंज करेंगे, माइट में। अब इन दोनों में से देखिए माइट कहाँ पे है, यहाँ पे कुड दे दिया, कुड हैव दे दिया है, माइट हैव यहीं पे आया हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप। वांट को आप वुंट में चेंज कर देते हैं, वांट को किस में चेंज करेंगे, वुंट में चेंज करेंगे, ये भी आया हुआ है। नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में चेंज कर देते हैं, ये भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें आई हुई है। वी को इसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब ये यहाँ पे वी यहाँ थर्ड पर्सन होता है, नहीं होता कुछ तो थर्ड पर्सन मानते हैं, तो वी को क्या बदल देंगे, दे में बदल देंगे। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिपोर्टेड फॉर्म विच इज आस्किंग इन द क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए ऑप्शन आपका कोई ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच इज आस्किंग फॉर द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस के लिए इसमें फिलर का काम करना है, ये फिलर में भी आएगा और इसमें आप वोकैबुलरी कर सकते हैं, आप इसको टेंस कर सकते हैं, इसमें आप टेंस में से भी आ सकता है, ये फिलर में भी से भी आ सकता है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो वन और द अदर। अब ये पूछ रहा है कि इतने दोज फेलोज हैं, दोज फेलोज मतलब बहुत सारे हैं, फेलोज मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वन और द कोई दूसरा, मतलब या तो ये या तो कोई दूसरा क्या किया, स्टोलन द वॉच। अब इनके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। पूछ कितने लोगों को बोल रहा है, एक को यहाँ पे एक को यहाँ पे, तो सिंगुलर के लिए पूछ रहा है। अब सिंगुलर के लिए कितने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, एक और दो, यानी ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब दो ही सिंगुलर का है, स्टोलन आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। और ये क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 1, हैज स्टोलन द वॉच, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इट इज नॉट द लास्ट, सेकेंड लास्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस दोज गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहां से आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनना है। और ये आया हुआ है लेटर से, किससे आया हुआ है, लेटर से, लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब ऐसा लेटर जो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाए, मतलब बहुत जगह भेजा जाए एक साथ, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, इज कॉल्ड ए और एन। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, ए और एन, इनमें से कुछ भी लगाना है। एन लगाएंगे तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमको पूछ रहा है क्या, लेटर पूछ रहा है, लेटर। तो एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ लेटर, नोटिस इज अ लेटर, एंड लेटर टू द एडिटर इज अ लेटर, सर्कुलर इज अ लेटर। अब लेटर टू द एडिटर है तो एक व्यक्ति को है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर में बहुत सारे लोग। नोटिस क्या है, नोटिस निकल जाती है, 1 2 4 लोगों 10 लोगों तक पहुंचती है। लेटर जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल पहुंचता है वो सर्कुलर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर। कई बार आपने देखा हुआ है गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर क्यों जारी करती है, क्योंकि एक लेटर कई लोगों तक पहुंच जाए, जैसे छुट्टी का सर्कुलर है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, बाढ़ आ गए उसके सर्कुलर हैं। तो सर्कुलर अक्सर गवर्नमेंट जारी करती है, फॉर्मल लेटर होता है ये, और ये भेजा जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। क्यों, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन कई लोगों तक पहुंच सके। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct one for the question number 22. Let's come to the point where question number 23 is identify the sentence with an error from the options given below. Error correction है भाई, ये error find करना है। इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। I had loaned 100 rupees to my friend. ग्रामर का कोई भी यहाँ पे गलती नहीं समझ में। आई हैड लोन्ड 100 रुपीज़ टू माई फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को क्या कर दिया था, 100 रुपये उधार कर दिए। वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल कार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हैरी पॉटर सेड, ठीक है, आई विल फाइट फॉर यू। यहाँ पे गड़बड़ समझ में आ रहा है। आई विल यहाँ पहले से लगा हुआ है, फिर एक विल और लगा दिया यहाँ पे, यानी 2 विल का प्रयोग कर गया, 2 विल का। तो ये ऑप्शन गलत है, बट हम लोग देखेंगे क्या और भी क्वेश्चन गलत है। तो ये देखते हैं, नरेश हु वर्क्स इन द ऑफिस, ठीक है,
इज आस्किंग हिज बॉस फॉर अ रेस। ठीक है, सेंटेंस ये सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, यही सेंटेंस क्या है, गलत है हमारा। तो यहाँ पे इस वाले 23 ऑप्शन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज द हैरी पॉटर सेड, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। यही एरर है आपका, यही सारा एरर है, ये एरर है आपका, एरर आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन आर देयर वेयर वी अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन ओनली एंड द मार्किंग इज +4 एंड -1, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, आप हमसे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 7309733765 पर। हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, 7 दिन उपलब्ध हैं, कभी भी छुट्टी हमारी नहीं होती है। हम लोग उपलब्ध हैं व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क क्यों करेंगे, लाइव क्लासेस के लिए। लाइव क्लासेस हमारी ऐप पे जाकर के आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐप हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, प्रेस्टाइन क्लासेस के नाम से। हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध करवाते हैं एग्जाम्स तक, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। क्लास नोट्स भी हमारे उपलब्ध हैं पीडीएफ में। डाउट सेशंस भी हमारे होते हैं पर्सनलाइज्ड, आपके लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड होते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारे उपलब्ध हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ। हम वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स हैं, जिस ऑनलाइन कोचिंग हैं जो हम तैयारी करवाते हैं एनसीटी एग्ज़ाम्स की और आईटीईपी के सारे एग्ज़ाम्स की। कोर्स फीस की बात की जाए तो मात्र 3500 है, जो कि अभी 30% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा 2450 रुपये में। तो ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आप हमारे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेस्टाइन क्लासेस की ऐप है हमारे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पीवाईक्यू को आप सॉल्व करें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेंशन करें, हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।